बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल फाजिलनगर के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप 12वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, सेंट जोसेफ परिवार आप सभी के सुखी एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता है। आशा है कि आप सभी कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने परिवार और अपने आस पड़ोस को स्वस्थ और सुखी रखने में अपना सहयोग दे रहे होंगे। मैं ईश्वर से आप सभी के परिवारीजनों के स्वस्थ और आरोग्य जीवन की कामना करता हूँ। ईश्वर हमेशा आपको स्वस्थ और सुखी रखे। कोरोना की इस महामारी से हमें जंग भी लड़ना है और इसके साथ ही साथ हमें अपने जीवन की गति को, अपने पढ़ाई की गति को भी जारी रखनी है। इस उद्देश्य से ये सुविधा सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। अपने इस खाली समय को, अपने एकाकीपन को आप अपने कॉपी किताब और अपने इस वीडियो क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे और उसे अपने खाली और एकाकी समय को कवर करने का भी प्रयास करेंगे, जो आने वाले समय के लिए आपके परीक्षाओं के को ध्यान में रखते हुए और आपके जीवन को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी भी है, उपयोगी भी होगा। क्लास 12वीं के आप सभी छात्र छात्राओं को पता है कि जब ऑफलाइन क्लासेज चल रही थी, हम सभी एक दूसरे के आमने सामने थे, तो जो भी समय हम लोगों को मिला उसके अंतर्गत आपकी जो मेन कोर्स बुक है आरोह भाग 2, जिसकी शुरुआत पहले काव्य खंड से होती है और उसका जो फर्स्ट चैप्टर था हरिवंश राय बच्चन की 2 छोटी रचनाएं थी, एक आत्म परिचय और दूसरा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन दोनों कविताओं के मूल भाव को समझते हुए हमने व्यापक अध्ययन किया था और इन दोनों ही कविताओं को बहुत ही अच्छे ढंग से व्यापक रूप में इसकी चर्चा हुई थी और इसको पढ़ा गया था। लेकिन अब क्लास 12 हिंदी के काव्य खंड से पाठ 2 का अध्ययन करना है, जिसके कवि हैं आलोक धन्वा और इनकी कविता है पतन। इनकी एक छोटी सी कविता पतन, जो आलोक धन्वा जी की रचना है, इसको पढ़ना है। और फर्स्ट चैप्टर जो ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है, ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद प्रयास होगा कि फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का नोट्स आपको दे दिया जाए, ताकि आप इन दोनों चैप्टर्स का नोट तैयार करके और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, उसका रिवीजन करते रहेंगे। आलोक धन्वा के जीवन से संबंधित, उनके साहित्यिक योगदान से संबंधित जो जानकारियाँ थी वो आपको दे दी गई थी क्लास में ही, और शायद अब कविता का अर्थ पढ़ने की बारी थी, तब तक परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम लोग एक दूसरे के पास नहीं आ पाए, एक दूसरे के सामने नहीं हो पाए। तो एक बार पुनः आलोक धन्वा के जीवन की मुख्य चीज़ों को आपके सामने रखते हुए सीधे सीधे आलोक धन्वा की जो कविता है पतन,
उसका मूल भाव क्या है, उस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है, क्या कहना चाहता है, इन सारी बातों का अध्ययन हम करेंगे। लेकिन संक्षिप्त रूप में आप आलोक धन्यवा को देखें तो इनका जन्म 1948 ईस्वी में जिला मुंगेर बिहार में हुआ था और सन 1970-80 7वें-8वें दशक के जन आंदोलनों में इनकी काफ़ी सक्रिय भागीदारी रही। लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि बहुत छोटी आयु से ही इनकी गिनी चुनी छोटी छोटी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी और लोगों के बीच अपार लोकप्रियता उन्हें प्राप्त हो गई थी। इनके कविताओं की विशेषता है कि वो इतनी चर्चित हुई और इनकी छोटी कविताएं लोगों के आम जनमानस के द्वारा कहीं सुनी जाती है, लोग उसे बोलते रहे, जबानी उन्हें याद की इनकी कविताएं, ये इनकी लोकप्रियता है। वैसे 1972-73 में इनकी जो भी कविताएं प्रकाशित हुई वो काफ़ी चर्चित हुई और लोगों को जबानी याद रही। आजकल जमशेदपुर में अनेक अध्ययन मंडलियों के संचालन के साथ साथ वे कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भाग लेते रहे। वैसे अभी तक इनकी एकमात्र कविता संग्रह प्रकाशित हुई है, दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है जो 1998 में प्रकाशित हुआ। इनकी पहली कविता जो है जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई थी। तो अनेक जो छोटी बड़ी इनकी रचनाएं हैं वो इनके काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती में ही संकलित है और एकमात्र काव्य संग्रह इनका अभी तक प्रकाशित हुआ है जो 1998 में प्रकाशित हुआ था। जबकि जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई इनकी पहली रचना है और इनको इनकी रचनाओं के लिए राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान तथा बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, अनेक प्रकार के सम्मानों से इन्हें नवाजा जा चुका है। वैसे जो कविता पतंग कविता आपको पढ़ना है उसके आधार पर इनके काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत कहा जा सकता है कि आलोक धनवा को प्रकृति और बाल सुलभ क्रियाओं के चित्रण में विशेष योग्यता है। पतंग की डोर के सहारे आसमान को छूने की कल्पना को साकार रूप प्रदान करने का प्रयास इन्होंने किया है। बाल सुलभ क्रियाकलापों, प्रकृति के परिवर्तित रंग तथा कल्पना का अद्भुत मिश्रण इनके काव्य में दृष्टिगोचर होता है। वैसे मूल रूप से आपको बताएं कि इनकी जो रचना है पतंग, पतंग एक नाम ऐसा है, एक ऐसी वस्तु कि इससे हर बच्चा परिचित होता है, हर व्यक्ति परिचित होता है, आप सभी परिचित होंगे। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी अनेक रूपों में पतंग का निर्माण हो रहा है और बच्चों का उससे लगाव पूरी दुनिया जानती है, हर व्यक्ति जानता है कि बच्चे को पतंग से, खास करके रंग बिरंगी पतंगे जो आजकल बनने लगी हैं, उससे कितना लगाव होता है। हर बच्चा पतंग उड़ाना चाहता है और उस पतंग के ऊंचाई के समान अपने जीवन में ऊंचाई छूने की कल्पना से भरना चाहता है। पतंग जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि ने दो मुख्य चीजें समाज के सामने रखी है। एक तो बाल सुलभ जो चंचलता होती है, बच्चों की जो निश्चलता होती है, निश्चल जो भावना होती है, बाल मन की कल्पना की जो उड़ानें होती है और कितना उमंग और आनंद एक बच्चे के मन मस्तिष्क में भरा रहता है, जिसको वो अपने विभिन्न खेलों के माध्यम से और पतंग उड़ाने इत्यादि की कला के माध्यम से अपने जीवन के उस उमंग को जीना चाहता है। और दूसरी चीज़ ये कि पतंग का जो संबंध है वो एक ऋतु विशेष से है, एक मौसम विशेष से है। तो कवि ने
इस कविता के माध्यम से प्रकृति का बहुत ही सुंदर और मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। तो सारांश रूप में कहें तो ये जो कविता है पतंग, ये एक तरफ प्रकृति चित्रण है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है, और दूसरी तरफ बाल सुलभ क्रियाकलापों, बाल सुलभ जो आनंद और उमंग है, बाल मन और किशोर मन की जो उड़ान है, उसको सामने रखने का प्रयास करती है ये कविता। पतंग जो कविता है, इसमें मूल रूप से जैसे इसका जो पहला पद है, आप किताब में ध्यान दें कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, पहली लाइन इसकी है। ये जो पंक्तियां हैं, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। ये पहला पद है इस कविता का। ये जो कविता है, इसमें ये और शुरू में ही बताया कि दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह अभी तक प्रकाशित हुआ है, और उसी काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है जो पतंग कविता है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति में हुए परिवर्तन को प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति चित्रण के माध्यम से प्रस्तुत करना चाह रहा है, और प्रकृति चित्रण के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करता है कि किस तरह से प्रकृति बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए निमंत्रित करती है। क्योंकि मैंने कहा कि पतंग उड़ाने का भी एक ऋतु विशेष, एक मौसम विशेष होता है। हर मौसम में, हर समय में पतंग नहीं उड़ाई जा सकती, बहुत तेज हवा के बीच पतंग नहीं उड़ाई जा सकती। और आप सभी जानते हैं कि इसके लिए सबसे सटीक जो मौसम होता है वो बसंत ऋतु का होता है, शरद ऋतु का होता है। शरद का जो काल होता है वर्षा ऋतु के तुरंत बाद शुरू होता है। वर्षा ऋतु जहाँ चारों ओर पानी, जहाँ चारों ओर बदली, जहाँ चारों ओर बादल की गर्जन, अंधकार, विचलन, तमाम तरह की असुविधाएं होती हैं, उस मौसम में कोई चाहकर भी पतंग नहीं उड़ा सकता। तो एक तरह से जो वर्षा का मौसम है वो दुख, निराशा, अंधकार के प्रतीक के रूप में कवि ने उसे प्रस्तुत किया है। और उसके बाद शरद की जो शुरुआत होती है, वर्षा ऋतु के समाप्ति के बाद जब शरद काल का प्रारंभ होता है, तो उस समय प्रकृति कितनी सुरम्य हो जाती है, मनमोहक हो जाती है। प्राकृतिक जो सौंदर्य होता है, प्रकृति की जो छटा होती है, कितनी निराली हो जाती है। इसी का वर्णन करते हुए कवि ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि प्रकृति अपने इस सौंदर्य के माध्यम से, अपने सौंदर्य में हुए इस परिवर्तन के माध्यम से बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए आमंत्रित कर रही है, निमंत्रण दे रही है। और भाव ये है कि वर्षा के बाद जो शरद ऋतु का समय होता है, वो समय काफी खुशहाली, प्रकाश, उल्लास और आनंद भरा समय होता है। जब भोर काल में सूर्य की चमकीली किरणें, लालिमा से भरी हुई चमकीली किरणें पूरे धरा को सुंदरता प्रदान करती है, वहीं जनमानस में उमंग का संचार करती है। वर्षा काल में तमाम अवरोध होते हैं, लेकिन शरद ऋतु आते आते हर व्यक्ति नई ऊर्जा, नई उमंग से युक्त होकर के अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है। प्रकृति भी सुहावनी हो जाती है। और ऐसे में शरद ऋतु का जो समय होता है, स्पेशली आप मकर संक्रांति वगैरह का जो समय होता है, उस समय देखते हैं कि विशेष रूप से पतंग मेले का आयोजन या पतंग उड़ाने का जो आयोजन होता है विभिन्न त्योहारों और अवसरों पर, ये चलता रहता है। और उसके बाद जब ग्रीष्म की शुरुआत हो जाती है
तो उसके बाद पतंग उड़ाने की जो चीज प्रक्रिया है वो बंद कर दी जाती है। मौसम ऐसा नहीं रह पाता, क्रियाकलाप लोगों के बदल जाते हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके कहें तो सीधे सीधे जो शरद काल होता है, जो वसंत काल होता है, वो पतंग उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। और इस काल में बच्चों के अंदर एक उमंग, एक आनंद, एक जोश भरा होता है और उससे वो पतंग उड़ाते हुए अपने मन में तमाम तरह की कल्पनाएं किया करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये कविता प्रकृति में हुए परिवर्तन के माध्यम से प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक जो परिवर्तन है उसके माध्यम से कवि ने कहा है कि प्रकृति स्वयं बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए निमंत्रित करती है, ऐसा लगता है। यानी प्रकृति इतनी सुहावनी, इतनी सरल और इतनी सुविधाजनक हो जाती है, चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ने लगता है, गीलापन, जल का प्रभाव कम हो जाता है, बदली जो निराशा का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, जो वर्षा काल में अक्सर देखने को मिलती है, जो गर्जन तड़पन है वो समाप्त हो जाती है, वातावरण एकदम सुरम्य हो जाता है। इन सारी बातों का वर्णन करते हुए कवि कहना चाहता है कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। यानी कवि ने वर्षा ऋतु के समाप्त होने तथा शरद ऋतु के आगमन के सौंदर्य का वर्णन किया। और धनवा जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो बादलों से तेज बारिश होती थी वह अब समाप्त हो चुकी है। भादों का महीना जिसमें काली घटाएं छाई रहती थी, अंधकार छाया रहता था, भीषण गर्मी हुआ करती थी, वह भी बीत गया, पूर्ण हो गया, चला गया। और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी अंधकार खत्म हो गया है, उजाले से भरा हुआ एक नया सवेरा आ चुका है। वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर उजाले से भरा हुआ एक नया सवेरा अब आ गया है। जिस प्रकार खरगोश की आंखें चमकती हैं, उसी प्रकार भादों के बाद जो शरद ऋतु का सूर्य होता है, उसकी सुबह, शरद ऋतु की जो सुबह होती है, लाल रंग से चमक रही है। सभी दिशाएं लाल हो उठी हैं, खिल उठी हैं, आसमान साफ दिखाई दे रहा है, स्वच्छ वातावरण हो जाता है, हवाएं हल्की हल्की मंद गति से चल रही हैं, चारों ओर हरियाली का साम्राज्य हो जाता है। ये जो प्रकृति चित्रण है, ये जो प्राकृतिक परिवर्तन है, वह काफी मनमोहक होता है। और उसी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए आलोक जी ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि ऐसा लगता है कि प्रकृति अपने अंदर परिवर्तन करके, अपने रूप को निखार करके एक माहौल देने का प्रयास करती है, जिससे कि बच्चे अपने पतंग को उड़ा सकें। और उन्होंने कहा कि आसमान साफ दिखाई, शरद रूपी प्रकाश जिसमें सब हरा भरा खुशहाल दिखाई देता है, वह अंधेरे भादों के पुलों को पीछे छोड़कर चला आया। कहा शरद आया पुलों को पार करते हुए। यानी पुल क्या है? वर्षा ऋतु जो अंधेरे का प्रतीक है, जो बदली का प्रतीक है, जो अवरोध का प्रतीक है। कहा उस अवरोध और बदली और निराशा, अंधकार के रूपी पुल को पार करके जो शरद रूपी सवेरा है, शरद रूपी जो खुशहाली का दिन है, वो अब आगे आ गया है, उनको पीछे छोड़ करके आ गया है। यानी यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया है कवि ने। और शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि ऐसा लगता है जैसे गांव में एक डाकिया देखे होंगे, डाक बांटने वाला, उसकी अपनी एक वेशभूषा होती है। नहीं रियल लाइफ में देखे होंगे तो कम से कम फिल्मों और धारावाहिक सीरियल्स में जरूर देखे होंगे कि उसकी अपनी एक पोशाक होती है, एक टोपी होती है, और साइकिल पर घंटियां बजाते हुए वो अपने कंधे पर एक बैग लटकाए हुए, लोगों की चिट्ठी पत्रियां, जरूरी चीज़ें उसमें रखे हुए दरवाजे दरवाजे घूमता रहता है,
जिस भी दरवाजे पर पहुंचता है घंटी की आवाज़ से लोगों को सूचित करता है कि डाकिया आया है। उनके घरों को वो निमंत्रण पत्र या उनके आवश्यक जो चीज़ें हैं, आवश्यक जो पत्र हैं उन्हें बांटता है। तो ठीक कह रहा है कि ऐसा लग रहा है यहाँ डाकिया के रूप में मानवीकरण किया है प्रकृति का, शरद ऋतु का। कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। जिस प्रकार एक डाकिया अपने साइकिल को तेज गति से चलाते हुए अपने पोशाक से सुसज्जित लोगों के आवश्यक चिट्ठी पत्री और जरूरी संदेशों को लेकर के घंटी को बजाते हुए जोर जोर से लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास करता है, ठीक उसी तरह से वर्षा ऋतु के अवरोध बाधा निराशा को रूपी पुल को पार करके शरद ऋतु रूपी जो डाकिया है वो एक नया संदेश लेकर, एक नया सवेरा लेकर, लोगों के लिए खुशहाली का संदेश लेकर उस पुल को पार करते हुए भी आगे बढ़ आया है। और वह डाकिये के समान अपनी सुंदरता की साइकिल चलाते हुए और बार बार इसकी घंटी को बजाते हुए तथा सूर्य के प्रकाश से चमकीले आसमान की सुंदरता, ओस की बूंदों की चमक, क्योंकि ये वातावरण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से आसमान चमकीला हो जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। शाम में ओस की बूंदें होती हैं जो सुबह प्रातःकालीन सूर्य के निकलने पर मोतियों के समान चमकती हैं। प्रकृति के अनेक सौंदर्यमयी दृश्य को दिखाते हुए शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को ऐसा लग रहा है कि पतंग उड़ाने का निमंत्रण दे रहा है। अर्थात शरद ऋतु की सुंदरता बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है। शरद ऋतु इतना सुहावना होता है कि बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें अपने साथ खेलने के लिए निमंत्रित करता है, खेलने के लिए बाध्य करता है। कह रहा है कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद जो शरद ऋतु का आगमन होता है वो काफ़ी सुहावना होता है, मनभावन होता है। वह लोगों के भीतर उमंग और आनंद का संचार करने वाला होता है, बच्चों के मन में उत्साह का भाव भरने वाला होता है। और प्रकृति इतनी सुंदर, सुकोमल, हरियाली से युक्त और सुखमयी हो जाती है, मनोरम हो जाती है कि बच्चे पतंग उड़ाने के लिए और विभिन्न प्रकार के खेलों में, विभिन्न प्रकार की मस्ती में जुट जाते हैं। तो प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से कवि ने इन पंक्तियों में उस सुंदरता का वर्णन किया है जो वर्षा ऋतु के बाद और शरद ऋतु की शुरुआत में होती है, और किस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन होता है। बच्चों का मन या हर व्यक्ति का मन अपने अपने क्रियाकलापों में अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लग जाता है। इस संकेत के माध्यम से प्रकृति के इस सुंदर रूप को कवि ने हमारे सामने रखा है। अब उसकी जो अगली पंक्तियां हैं उसको हम सभी जो है पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जो अगला पद है उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, ये आग्रह भी है और निर्देश भी है, क्योंकि सेंट जोसेफ परिवार आप सभी को स्वस्थ और आरोग्य देखना चाहता है। आप सब अपने परिवारी जनों के साथ आरोग्यवान बने, सुख और स्वस्थता से युक्त जीवन जिएं, ये हमारी शुभकामनाएं।